हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए आज की हम सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है बेस्ड ऑन चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। सो कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट सेशन में भी किए थे, तो अब हम बाकी के बचे हुए एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। विच कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन बी ऑनेस्टली डिस्क्लोज्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो कौन सी वो कन्वेंशन है जो ये डिमांड करती है कि जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको ऑनेस्टली डिस्क्लोज किया जाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सो कौन सी वो कन्वेंशन है जो हमें रिक्वायर करती है, डिमांड करती है कि जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाए इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो यहां पे हमारा आंसर आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। According to convention of full disclosure, what should not be maintained in accounting records? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर? सीक्रेट रिजर्व्स, नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटीज या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से व्हाट शुड नॉट बी मेंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इनमें से किसको मेंटेन नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर? क्वेश्चन नंबर 2। सभी ऑप्शन को केयरफुली देखिए और फिर आंसर देने की कोशिश करें। तो आंसर हियर इज सीक्रेट रिजर्व्स। यानी अगर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वो अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे और वो रियल पिक्चर नहीं देंगे अकाउंट्स की। इसीलिए उनको मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। सो दैट शुड नॉट बी मेंटेन्ड, दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। वो है सीक्रेट रिजर्व्स। यानी रिजर्व्स बनाए गए लेकिन उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया। व्हाट डज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी इम्प्लाई? सो जो मटीरियलिटी का कन्वेंशन है इसका मीनिंग क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है? ओनली मटीरियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड रिगार्डलेस ऑफ इट्स मटीरियलिटी, नॉन मटीरियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड या materiality of information is not relevant in accounting. Question number 3. So what will be the answer? Read all options very carefully और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो आंसर हियर विल बी ए, ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड। तो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। What is an example of an item that may not be separately recorded in accounting statements but must be disclosed in the notes according to convention of full disclosure? जो full disclosure का convention है उसके मुताबिक हमें एक एग्जाम्पल देना है और उस एग्जाम्पल के मुताबिक इट इज़ नॉट टू बी सेपरेटली रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, लेकिन उसको डिस्क्लोज कर देना है नोट्स ऑन अकाउंट्स में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को या नॉन मटीरियल इंफॉर्मेशन को।
तो किसको इग्नोर कर देना है सेपरेटली रिकॉर्ड होने से? उसको रिकॉर्ड तो करना है लेकिन उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो दैट इज contingent liabilities. So contingent liabilities, so they may not be separately recorded in accounting statement. उनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन उनको डिस्क्लोज किया जाता है इन द नोट्स अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो ट्रांजेक्शन्स हैं विच मे बिकम लायबिलिटी, मे नॉट बिकम लायबिलिटी। What is the example of an insignificant item that may not be separately recorded in accounting statements? तो इनसिग्निफिकेंट आइटम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है जिसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, उनको ग्रुप बना के रिकॉर्ड किया जाएगा। पैसा, कंटिंजेंट लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेंशियल इंफॉर्मेशन। सो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स जिनको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो आंसर हियर इज पैसा। सो पैसा मीन्स ए स्मॉल वैल्यू आइटम। नो, अगर किसी आइटम का वैल्यू बहुत स्मॉल है और उस प्रकार की 5000 आइटम्स हैं, अगर उनको बिजनेस में हम एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे तो देन इट में बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। तो इसलिए जो स्मॉल वैल्यू आइटम्स होते हैं उनको ग्रुप कर लिया जाता है, उनका ग्रुप बना दिया जाता है और फिर अदर आइटम्स या मिसलेनियस आइटम्स इस प्रकार का है ग्रुपिंग करके उसमें उन सभी आइटम्स को डाल दिया जाता है। तो वो बनती हैं इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की आइटम्स। उनको सेपरेटली रिकॉर्ड ना करके एज ए ग्रुप उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, हाउ शुड इनसिग्निफिकेंट आइटम्स बी ट्रीटेड इन अकाउंटिंग? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उनको कैसे ट्रीट करना है? दे शुड बी गिवन स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकल कैरेक्टर इन ट्रीटमेंट, they should be recorded separately, they should be treated as an expense of period in which they were acquired, or they should be carried forward as a resource to the next period. तो क्वेश्चन नंबर 6, what is the answer? Insignificant item से related। तो आंसर here is C, they should be treated as an expenditure of the period in which they were acquired. So जिस पीरियड में उनको acquire किया गया उसमें उनको expenditure treat किया जाए rather than carrying them as asset in the next financial statement. What is determining factor in deciding whether an item is material or not? So किसी भी आइटम को मटीरियल माना जाए या मटीरियल ना माना जाए तो इसके लिए डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या है? साइज ऑफ कंपनी, cost of recording and reporting the item, usefulness of the information derived from the item, या relationship of item to other items and the surrounding circumstances. So question number 7, what will be the answer? क्वेश्चन 7 में आंसर क्या रहेगा? So it is the relationship of the item to other items and the surrounding circumstances. So इस पर्टिकुलर आइटम का रिलेशनशिप दूसरी आइटम्स के साथ क्या है या सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं कि उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए कि वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। What does Ind AS allow entities to do regarding items of dissimilar nature or function? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है, वो क्या परमिट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिगार्डिंग आइटम्स ऑफ डिसिमिलर नेचर और फंक्शन? सो सिमिलर के अपोजिट, दे मस्ट प्रेजेंट देम सेपरेटली, दे मस्ट बी गिवन
a strictly theoretical correct statement. They need not be presented separately if they are immaterial, or they must be carried forward as a resource to the next period. So accounting standard number 1 क्या कहता है? So accounting standard number 1 कहता है they need not be presented separately if they are immaterial. अगर वो मटीरियल नहीं है तो उनको सेपरेटली प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक ग्रुप बना के प्रेजेंट कर दिया जाए. According to materiality concept, what is the reason for not giving insignificant items a strictly theoretically correct treatment? जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को हम क्यों नहीं देते? अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, effort involved in allocating their cost over a period is not worth the benefit it can be derived. They are of small significance. They are immaterial when related to overall operation, or they are trivial or insignificant in nature. Question number 9. What will be the answer? सो आंसर इज ए. उनमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी या एफर्ट इन्वॉल्व होगी वो वर्थ द बेनिफिट नहीं होगी. यानी नॉर्मली हम एसेट्स को बाइफरकेट करके रिकॉर्ड करते हैं सेपरेटली, लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को भी हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे तो उसके ऊपर जितनी हमारी कॉस्ट इनकर करेंगे या जितनी एफर्ट हमें लगानी पड़ेगी वो अकॉर्डिंगली उसका बेनिफिट हमें उतना नहीं मिलेगा. सो दैट इज द रीज़न कि वहाँ पे हम थ्योरेटिकली करेक्ट ट्रीटमेंट हम फॉलो नहीं करते हैं. What happens to stationery purchased for office use that remains unused at end of the accounting period? अगर हमने स्टेशनरी को परचेज किया लेकिन एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो अनयूज्ड रह गई तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? It is treated as an asset and carried forward as a resource to the next period. The value of unused stationery is treated as an expenditure of the period in which it was purchased. It is recorded separately as an insignificant item. या cost of unused stationery is allocated over the remaining useful life. So question number 10, what shall be the answer? Question number 10 के लिए आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हियर इज बी. उसकी जो वैल्यू है अनयूज्ड स्टेशनरी की उसको हम एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे उस फाइनेंशियल पीरियड में और उसको राइट ऑफ कर देंगे, यानी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे लाइक अदर एसेट्स इन द नेक्स्ट पीरियड. व्हाट इज रिकमेंडेड अप्रोच फॉर एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज ऑन मटीरियलिटी इन द अकाउंटिंग? तो रिकमेंडेड अप्रोच क्या है पॉलिसीज बनाने के लिए ऑन मटीरियलिटी इन द अकाउंटिंग? To follow hard and fast rules, to make adjusted based on size of company, to consider usefulness of the information derived from the item, or to establish and follow uniform policy governing such matters. Question number 11. So क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और फिर आंसर करिए. So answer here will be D, to establish and follow uniform policies governing such matters. तो recommended approach क्या कहती है? जब हम policies बनाएं materiality के ऊपर establish करें और follow करें uniform policies उन matters को relate करते हुए. What is basis for determining whether an item is a material or not? Cost of recording and reporting, usefulness of the information, relationship of item to other items and surrounding circumstances, size of company or entity. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं. What is convention of conservatism also called? जो conservatism का कन्वेंशन है उसका दूसरा नाम क्या है और हम किस नाम से उसको जानते हैं?
प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी या प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म किसको कहते हैं? सो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, किसी चीज को ओवरस्टेट ना करें और किसी चीज को अंडरस्टेट ना करें। तो इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। सो प्रूडेंस होता है प्रॉपर प्रिकॉशन लेना, जो फेयर वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, what must be done when it is necessary to change a method of recording and reporting purpose। so क्या करना चाहिए जब ये ज़रूरी हो जाए कि हमें मेथड को चेंज करना है रिकॉर्डिंग के लिए और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। द चेंज मस्ट नॉट बी मेड, द चेंज मस्ट बी मेड विदाउट एनी डिस्क्लोजर, द चेंज मस्ट बी मेड विदाउट एनी इम्पैक्ट असेसमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ सच चेंजेस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। सो अगर हम कोई चेंजेस करते हैं मेथड्स के अंदर रिकॉर्ड करते समय या रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करते हैं, पहले से हम SLM मेथड को यूज कर रहे हैं और फिर हम WDV मेथड के ऊपर आ जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? सो व्हाट मस्ट बी डन? सो इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, इसको अच्छे से प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करना चाहिए। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो किसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन? हाउ डू वी डिफाइन डेप्रिसिएशन? क्वेश्चन नंबर 15, increase in the value of asset because of wear tear, decrease in the value of asset because of wear tear and passage of time, tax on the asset or expense incurred when asset was purchased। तो डेप्रिसिएशन इसमें से किसको हम मानेंगे? सो इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। हमने एसेट को यूज किया और साथ में पैसेज ऑफ टाइम भी है, उसके कारण एसेट की जो वैल्यू कम होती है, सो दैट इज अ डेप्रिसिएशन। सो आंसर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होते हैं? यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, use of same accounting methods for different events of the same character, use of different accounting method each year, use of same accounting method for different type of events। So consistency concept accounting में क्या कहलवाता है? What is that? Question number 16, देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। What is the answer here? So आंसर बनता है बी, यूज ऑफ सेम अकाउंटिंग मेथड फॉर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेम कैरेक्टर। तो जब हम एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। सो कंसिस्टेंसी क्या है? एक जैसे अकाउंटिंग मेथड को यूज करना ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। सो सालों साल हम अगर डेप्रिसिएशन SLM को फॉलो करते हैं तो हम इसी को फॉलो करेंगे। वी विल नॉट मूव टू WDV मेथड। तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंपेरेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग? व्हाई इज कंपेरेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग? सो अकाउंटिंग के अंदर जो हम कंपैरिजन्स करते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट ट्रेंड और डिफरेंसेस,
to manipulate reported income and assets, to reduce tax, or to increase the reported profits. क्वेश्चन नंबर 17, इसका सुटेबल आंसर क्या बनेगा? कंपेरेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के अंदर? तो ये ज़रूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए ट्रेंड को या डिफरेंस को। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कंपेयर करेंगे एक साल का इंफॉर्मेशन दूसरे साल के साथ, या एक बिजनेस का इंफॉर्मेशन दूसरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन के साथ। What is impact of inconsistency in application of accounting methods? तो इम्पैक्ट क्या होता है इनकंसिस्टेंसी का जब हम अकाउंटिंग मेथड्स को अप्लाई करते हैं? इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन. इट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन. इट रिड्यूसेस टैक्सेस और इट इंक्रीजेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स. तो इम्पैक्ट क्या होता है इनकंसिस्टेंसी का? Question number 18. So, which appears to be appropriate answer? So, appropriate answer है कि ये significantly affect करता है प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन को. फॉर एग्जाम्पल हम डेप्रिशिएशन का एग्जाम्पल एक बार फिर से ले लेते हैं. सो डेप्रिशिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें SLM भी है, जिसमें WD भी है. SLM में डेप्रिशिएशन का अमाउंट सेम रहता है फॉर ऑल द ईयर्स. WDV में ये अमाउंट रिड्यूस हो जाता है. अगर हम चेंज करते रहें SLM WDV को तो क्या होगा, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो अफेक्ट होते रहेंगे. सो इट विल सिग्निफिकेंटली इफेक्ट रिपोर्टेड प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन. व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? A discount given to customers as an incentive to purchase, a discount given to suppliers as an incentive to sell, a discount given to employees as a benefit, or discount given to shareholders as a dividend. So trade discount हम किसको कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट है वो डिस्काउंट जो कस्टमर को देते हैं ताकि हम उसको इंसेंटिव दें कि वो परचेज करे. तो इट इज़ इंसेंटिव गिवन टू कस्टमर टू बाय ए प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. व्हेन शुड इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन अकाउंटिंग मेथड्स बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो अगर हम अकाउंटिंग मेथड को चेंज करते हैं तो उसके इफेक्ट को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्टेटमेंट्स के अंदर कब दिखाते हैं? In the year of a change, in the year following the change, in the year prior to the change, or it does not need to be shown in the financial statements. Question number 20. What will be the answer for question number 20? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर होगा ए, यानी उसी साल में दिखाया जाएगा जिस साल में उसको चेंज किया गया. फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. और यहाँ पे मैं फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगा आपको. सो अगर आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को बाय यूजिंग द वीडियो लेसन्स और बाय रीडिंग फ्रॉम द बुक, तो उसके साथ साथ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ कंसेप्ट में क्लैरिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है ताकि पेपर के अंदर कन्फ्यूजन ना हो. और उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए.
तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे क्वेश्चन बैंक से, और हमारा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अंडरस्टैंड तो किए लेकिन उसके बारे में कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन आपका इससे रिमूव हो जाता है और पेपर में फिर आपका स्कोर बेटर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक को यूज करना शुरू नहीं किया है तो यू मस्ट डू इट। व्हाट इज द अजम्पशन मेड बाय अकाउंटिंग अबाउट ए बिजनेस एंटिटी? बिजनेस एंटिटी के बारे में अकाउंटिंग में अजम्पशन क्या है? Business entity will continue to operate for a long time in future. Business entity will wind up or liquidate its operations in the year. Business entity will operate for a short period. Business entity will only continue to operate if it is profitable. तो assumption क्या है अकाउंटिंग के द्वारा बनाया गया बिजनेस एंटिटी को लेकर के? So assumption is that business entity will continue to operate over a long time period. तो इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न का assumption, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट इज गोइंग कंसर्न एंटिटी? गोइंग कंसर्न एंटिटी हम किसको कहेंगे? एंटिटी दैट इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली and may not continue to operate in future. Entity which has planned to wind up or liquidated operations in the near future. Entity that is viewed as continuing in operation at least in near future. Entity that operates for a short period of time and then dissolves. तो गोइंग कंसर्न एंटिटी हम इनमें से किसको कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 22। गोइंग कंसर्न एंटिटी सो गोइंग कंसर्न एंटिटी हम उसको कहेंगे जिसके बारे में ये सोचा जाता है दैट इट विल कंटिन्यू इन ऑपरेशंस एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो उन एंटिटीज को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न एंटिटीज, और जो फेल होने वाली हैं उनको हम कहते हैं गॉन कंसर्न एंटिटीज। हाउ डज कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अमाउंट ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ ए कंपनी? सो किसी भी कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको कैसे इम्पैक्ट करता है डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर करेंगे। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन आंसर इट। Depreciation and amortization amount will not be spread over their useful life, but over next 4 accounting years only. Depreciation and amortization will be spread over their useful life regardless of company's future plans. Depreciation and amortization amount will be spread over their useful life only if a company intends to continue operating for a long period. Depreciation and amortization will not be recorded in financial statements of the company. So going concern concept को लेकर के impact क्या होगा? तो answer will be A. So depreciation and amortization amount will not be spread over their useful life but over the next 4 accounting years. So that will be the impact in case of going concern. इनफैक्ट आंसर ए जो है दैट इज नॉट करेक्ट। हम नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर के लिए नहीं लेंगे, रादर इट विल बी स्प्रेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट रिगार्डलेस ऑफ कंपनीज फ्यूचर प्लान्स। तो उस एसेट का जो यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अमाउंट को स्प्रेड करेंगे। यानी इसमें ऑप्शन हमारा आंसर ए नहीं, आंसर हमारा बी बनना चाहिए। तो आंसर शुड बी बी हियर। चलिए फ्रेंड्स, आज की हम इस क्लास को अब वाइंड अप करेंगे, और वाइंड अप करने से पहले आज के लेसन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के
तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं। वी विल सूटेबली आंसर योर क्वेरी एंड हेल्प यू। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।